हेलो सर। हेलो। अब बताओ आज क्या सब करना चाहते हो तुम? क्या करके रखे थे? कुछ रिवाइज किए नहीं किए? सर मैं अपने स्कूल का नोट्स लाया था। तो हम्म। उसमें वो लाइंस एंड एंगल स्टार्ट किया है। अच्छा। किसी यहाँ को लाइंस है ना? दिखाऊं? सर नोट्स कैसे? दिखाऊं? कैसे मतलब दिखाओगे? स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो। हम मतलब अलाउ करते बेसिक ही हैं, है। रुक जाओ, हम बंद करेंगे तभी होगा। तुम कैसे से? तो अभी लाऊंगी। हम अपना शेयरिंग बंद कर देते हैं। कहाँ गया शेयरिंग का ऑप्शन? चल, अब दिखाओ। एक सेकेंड सर। सर ये पहले वाला। ओए, थोड़ा बड़ा करिए, क्या सब लिखा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल एंगल एडजेसेंट एंगल, कॉमन वर्टेक्स, लीनियर पेयर। चलिए उससे आगे चलिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पैरेलल लाइंस, इसके नीचे कनकरेंट लाइंस। आगे चल पड़िए। ये सब क्या लिखा है? अच्छा, ये सर ये कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन है। ऑप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट सप्लीमेंट निकालना सिखाया। नेक्स्ट आगे आइए। सर बस इतना ही किया है। बस इतना है। चलो, इतनी चीज रिवाइज करता हूँ पहले ज्योमेट्री में। अब अपने स्क्रीन शेयरिंग हम कर रहे हैं, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? हम्म। लाइंस एंड एंगल्स, ये टॉपिक है आज का। अभी हम फिलहाल इसको कवर अप करते हैं, ये ज्योमेट्री का पार्ट है ना? ज्योमेट्री आप समझते हैं? आप बोलते कुछ नहीं है। हाँ सर हाँ। जियो मतलब जियो मतलब। अर्थ, अच्छा। और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो सिमेट्री ये मतलब। मेजरमेंट, तो अर्थ पर शुरू में एरिया वगैरह नापने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल हुआ था। एरिया नाप लिया किसी का, खेत का कितना जगह है, क्या है, ये सब नापने के लिए ज्योमेट्री का अर्ली यूज हुआ था। लेकिन फंडामेंटल जो था, वो लिखने वाला मैथमेटिशियन था जिसका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड। यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन था। और इससे पहले कुछ भी चीज रिटर्न फॉर्म में नहीं थी। ज्योमेट्री का कोई भी चीज रिटर्न फॉर्म में नहीं था। सब कुछ मेंटल लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, बोला जाता था। तो ये जो मैथमेटिशियन था यूक्लिड, इसने हर चीज को कागज पे नोट डाउन कर दिया ताकि अगला जनरेशन पढ़ सके। तो ज्योमेट्री रिटर्न फॉर्म में किसने लिखा? सर यूक्लिड। यूक्लिड ने लिखा। यूक्लिड ग्रीक का मैथमेटिशियन था। उसने देखा लोग जनरेशन टू जनरेशन ज्योमेट्री का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, तो दूसरे जनरेशन में चीजें जाएंगी कैसे? या तो बुक के थ्रू जाएगी। आदमी अगर मर गया तो अपने साथ ही थ्योरी लेके मर जाएगा, वो तो किसी को बता नहीं पाएगा।
इसीलिए कहा गया कि ठीक है, कागज पे राइट डाउन कर दो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारा लर्निंग्स है, उसको बुक में अगर लिख दोगे तो वो दूसरे आगे आने वाले जनरेशन उसको सीखेंगे। हम्म, तो इसीलिए यूक्लिड ने ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया रिटर्न फॉर्म। और अब रिटर्न फॉर्म में उसने जो भी चीजें लिखी है वो बेसिक ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स के अंदर आप पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक, ज्योमेट्रिकल। तो जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स था वो आपको बहुत बचपन से ही पढ़ाया जाता है। लाइन क्या है, सेगमेंट क्या है, रे क्या है, पॉइंट क्या है, ये सब चीजें शुरू में ही पढ़ाई गई। आपको क्या क्या पढ़ाया गया? सबसे पहले तो पॉइंट पढ़ाया गया, हम्म, एक पॉइंट क्या होता है। फिर आपको लाइन पढ़ाया गया, लाइन के बाद सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा पढ़ाया गया। फिर आपको रे पढ़ाया गया। फिर आपको लाइंस में भी एंगल्स पढ़ाया गया, हम्म, डिफरेंट टाइप के एंगल्स पढ़ाए गए। टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट, ऑब्ट्यूज वगैरह पढ़ाया गया। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। हाउ टू और मेजर। और फिर इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई गई। लेकिन अब हम लोग कुछ खास ज्योमेट्रिकल फैक्ट के अंदर ही ये पढ़ने वाले हैं कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो वो कभी मीट नहीं करती, क्योंकि ये बिल्कुल इनके बीच डिस्टेंस फिक्स है। हम्म, तो ये इस तरफ चली जा रही है और ये इस तरफ चली जा रही है। पैरेलल लाइंस नेवर मीट। एक तो ये थ्योरी आया यूक्लिड का, पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं। मीट नहीं करेगी। और अगर मीट करती हैं कहीं लाइन तो वो पैरेलल नहीं हो सकती, वो होती है, इफ लाइंस मीट देन दैट विल बी इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल। और ये वाली लाइन अगर ऐसे मीट कर जाती है एक पॉइंट पर तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ लाइन एल और यहाँ लाइन एम मीट करता है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं कहलाएगी। पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती, चूंकि ये मीट कर गया इसीलिए ये पैरेलल को हमने बीच से काट दिया, जैसे इक्वल को काट देते हैं। यहाँ एल इज नॉट पैरेलल टू एम, देयरफॉर दे इंटरसेक्ट, है ना। और यहाँ क्या है, एल एम के पैरेलल है, देयरफॉर दे डू नॉट इंटरसेक्ट। लाइन एल इज पैरेलल टू एम, ये जो साइन लिख रहा हूँ वर्टिकल, वो है पैरेललिज्म का साइन। तो एक बात तो ये आई। इसके बाद शुरू हुआ कि ज्योमेट्री के बहुत सारे फैक्ट जब लोगों को समझ में आ गए, तब आती है बात अलग अलग तरह के एंगल। मैं वो सारी चीजें यहाँ लिखता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे। दूसरा फैक्ट हम लिख रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे। और मैं एंगल्स लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बारीकी से समझना है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चौथा पॉइंट है, लीनियर पेयर कब बनेगा। लीनियर पेयर कब बनेगा। पांचवा पॉइंट आपको वही पैरेलल लाइंस की बात, इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात जो हमने की थी। पैरेलल लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे जो आपस में इक्वल होंगे। तो ये यहाँ पढ़ाया गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं। इसके सो बाद आपको बताया गया एडजेसेंट एंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समझना। लीनियर पेयर को समझना जरूरी है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। सो मैं बोल रहा था, सर ये जो एडजेसेंट लाइंस होती है जो वो ऐड अप करती है ना, मतलब।
नहीं नहीं, एडसेंट लाइन ऐड अप नहीं करती, एडसेंट लाइन नहीं है बच्चे, एंगल्स है। ओके। ये एडसेंट एंगल्स है, अभी बताता हूँ। तो जो एक लाइन हाँ में बहुत सारे एंगल्स होते हैं। हाँ। तो अब ये जो है एडसेंट के बाद आपको बताऊं, यहां पर होता है कनकरेंट लाइंस। हम्म। कनकरेंट लाइंस, ये मैं एक एक करके टॉपिक आपको बताता हूँ। और यहाँ एक और बात कर लेता हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, लाइंस कनकरेंट होती हैं, पॉइंट्स कोलिनियर होती हैं। सबसे पहले इस बात को समझें, एक एक करके समझाता हूं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 degree, then the angles are said to be complementary to each other. Complementary to each other मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक एंगल है, उसमें बी जोड़िए और इसका सम अगर 90 आ जाए, तो ए एंड बी को क्या कहेंगे? तो क्या? द सम। कहाँ खोए हुए बच्चे? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मैंने कहा अगर दो एंगल का सम 90 हो जाए, बोर्ड आपको दिख रहा है ना, हाँ सो देख रहे। देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्यों हुआ कॉम्प्लीमेंट्री? क्योंकि वो दोनों 90 को ऐड अप कर रहे हैं। एड अप टू 90, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में एड अप की बात होती है। अगर ए निकालेंगे तो 90 में से बी करके घटा के निकल जाएगा, बी हाँ। निकालेंगे तो 90 में से ए घटा करके निकल जाएगा। इस तरह से लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। हम्म। तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, 0 डिग्री का बताइए, 90 डिग्री का बताइए, 25 डिग्री का बताइए, 10 डिग्री का बता दीजिए। और एफ में, ई में, पहले ई में बता दीजिए 1 डिग्री का, और जी एफ में बता दीजिए आप मुझको A+B डिग्री का। बताइए जरा। अगर तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहे तो वो 90 ही होगा। कैसे 90 होगा? 90 में से घटा दीजिए जीरो को, कितना आया? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री इज 90, और तो 90 आपकी डिग्री का। आवाज कट रही है। कट रही आवाज? तो ये तुम लिखे हम्म। कैसे थे? एक सेकंड रुको। 25 का क्या लिखे? सर 55। अब आ रही आवाज? हाँ सर अब आ रही है। 25 का क्या लिखे आप? 65। सर सर 55। और 55, 80 हुआ, 90 कहाँ हुआ? हम्म। भाई ओ 90 सॉरी में से सॉरी सॉरी। 25 65 सॉरी आएगा ना। 65 है 65। और ए डिग्री का क्या लिखोगे? 90 माइनस ए, हम्म। और कुछ नहीं सुपर। करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, हम्म। क्योंकि हम्म। वो कैलकुलेट, और इसको लिखोगे ब्रैकेट लगा के, हेलो। 90 - A+B। मतलब जो कुछ दिया हुआ है उसको 90 में से घटा दीजिए, यही ना? हम्म।
ये हुआ कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया? हाँ सर। अगर ऐसे पूछ ले, एक एंगल बताओ जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल के ही इक्वल होता है। तो मतलब। राइट एन एंगल whose complement is equal to the angle, तब क्या करोगे? राइट एन एंगल whose complementary इक्वल टू द एंगल, जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट भी बराबर ही, तो हम कहेंगे x 45 डिग्री और 45 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट भी देखो, 90 - 45 क्या आता है? तो एक 40। एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट भी एंगल के ही बराबर है, वो 45 डिग्री होता है। क्लियर? हम्म। लेकिन ये बच्चे इक्वेशन की तरह करते हैं, कहते हैं लेट द एंगल बी एक्स। ये तो मैंने तुक्के से सोच लिया ना, ऊपर वाला। एंगल को एक्स मानो, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बोला हमने अभी अभी, क्या करने के लिए? 90 में से घटा देने के लिए। माइनस, हाँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि दोनों इक्वल है, x इक्वल टू 90 - x। इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो ये -x इधर आके क्या बन जाएगा? 2x। 2x बना 90, तो x क्या बनेगा? 90/2। 90/45। आ गया 45। हम्म। सवाल करके करेंगे तो इस तरह से करा जाएगा, तुक्के से सोच के करेंगे तो सीधा बता दीजिए। ये तो हो गई बात कॉम्प्लीमेंट की, कोई डाउट नहीं है। चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। अब ये कहता है कि अगर दो एंगल का सम 180 हो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द एंगल्स आर said to be supplement to each other। 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट, और 180 हो तो सप्लीमेंट। एंगल ए प्लस एंगल बी हम्म। जुड़ के अगर 180 हो जाए, तो ए एंड बी आर, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। सप्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट के लिए दोनों का सम 90 होना होता है, सप्लीमेंट के लिए दोनों का सम जोड़ के देखिए 180 होना चाहिए। ठीक। तो अब अगर पूछ ले फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, क्या लिखिएगा? हाँ। और ये कभी इक्वल करके मत लिखिएगा। ओके सर। एक सेकंड। 0 डिग्री का 180 - 0। हाँ सर, मेरे पहले चाहिए। So 0 इसका 440 - 1। अब यहाँ दिख गया कि 90 का सप्लीमेंट भी 90 होता है। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट 45 हुआ था, 90 का सप्लीमेंट क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। तो अब हमने एक क्वेश्चन बना लिया अलग किस्म का। अगर कोई एंगल अपने सप्लीमेंट का ट्वाइस हो तो फाइंड द एंगल। एंगल अब इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, तो फाइंड द एंगल। पहले एंगल को एक्स मानोगे, ऐसे सवाल हमेशा इक्वेशन बना के करना।
इसका सप्लीमेंट कितना होगा बच्चे? 9, 180 90 180 माइनस एक्स। माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल सप्लीमेंट का ट्वाइस है, यही कह रहा हाँ है। एक्स इज ट्वाइस ऑफ 180 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करना जानते हो इक्वेशन को? हाँ। तो 2 into ब्रैकेट 180 खोलो। 2 into x। एक्स इक्वल टू 360 माइनस 2x। अब ये 2x को इधर ले आओ लाइक टर्म्स को, तो x प्लस टू अब एक्स थ्री एक्स हो। 2x equals 360, x equals 360 by 2। नो, 360/2 नहीं, 3x आ रहा है वो। हाँ सही 3x और फिर कटो 120। 120। मतलब एंगल का आंसर क्या आएगा? 120। वन ऐसे सवालों को हमेशा इक्वेशन से करिए और आपको पेपर में ऐसी ही चीज पूछी जाएगी। ये स्कूल वाले सस्ते सस्ते काम नहीं पूछे जाएंगे, ये सब बहुत ही सस्ते काम है। आपको हमेशा इक्वेशन से पूछेगा। एक हो गया एक स्केल। इसके बाद मैंने उस पेज में लिखा है एडसेंट और सप्लीमेंट्री डन। एडसेंट एंगल को ठीक से समझिए। यहाँ तीन कंडीशन है। एडसेंट एंगल में तीन कंडीशन है। कब बनेगा एडसेंट एंगल और कब नहीं बनेगा? कहता है एडसेंट एंगल, दो एंगल तभी एडसेंट कहलाएंगे, टू एंगल्स आर said to be adjacent if, पहला पॉइंट, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वो एक ही पॉइंट से निकले, है ना। सेकेंड पॉइंट कहता है देयर शुड बी अ कॉमन आर्म, दोनों एंगल में कॉमन एक आर्म। आर्म। हाँ, आर्म एक कॉमन होना चाहिए। आर्म एंगल का एक आर्म कॉमन होना चाहिए। एंगल का आर्म मतलब ये तो वर्टेक्स हो गया और ये जो होते हैं दोनों आर्म कहलाते हैं, और ये वर्टेक्स होता है। ये पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है, और ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। इनमें से एक कॉमन होना चाहिए आर्म दोनों एंगल में। और द एंगल्स जो है मस्ट लाई मस्ट रिलाई। ऑपोजिट टू द कॉमन आर्म्स। मतलब कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए एंगल। एडजस्टिंग लाइंस कुछ ऐसी होती है ना। अभी रुको रुको, बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। नो नो, ये हटाइए, ये हटाइए। एनु हटाओ सीधी पुत्र। होती है। दस दो तेनु। ये देखो, ऐसे एक हमने बना दी, वर्टेक्स कॉमन रखा ओ, और इसी से एक ये बना दी, और बीच में एक और बना दी। कौन सा वर्टेक्स है? ये ओ वर्टेक्स है, और ओ ए ओ बी ओ सी रे है। इन दोनों एंगल में कॉमन आर्म कौन सा है? ओ बी। ओ बी इज द कॉमन आर्म टू बोथ ऑफ द एंगल्स। यस इधर वाले में भी और इधर वाले में, दोनों में कॉमन आर्म तो यही है, ओ बी। यस। वर्टेक्स देखो कॉमन है, ओ ओ ओ है, और दोनों तरफ दोनों एंगल बने हुए हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट कहलाएगा, क्योंकि इस कॉमन आर्म के एक उस तरफ बनना चाहिए और एक इस तरफ बनना चाहिए, तो बन ही रहा है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर said to be adjacent angles। क्लियर है? अब जरा इसमें कंफ्यूजन करता है कि ऐसे बना दिया एंगल और ये बना दिया, ओ लिख देता है, ए लिख देता है, बी और सी कहता है इज एंगल
ओ ए सी एडसेंट टू एंगल ओ बी, ओ ए बी, ए ओ सी, ए ओ सी। ओ ए सी लिख रहा है। पूछ रहा है क्या एंगल ए ओ बी कौन सा एंगल है बच्चे, ये वाला हम्म, इस पूरे का एडजेसेंट है? हाँ, हम कहेंगे नहीं है। आप कह तो रहे हैं है। कैसे? आप कह रहे हैं है, तो है मतलब 3 पॉइंट आप यस करिए, 3 पॉइंट हम यस करेंगे। हम्म, 3 पॉइंट बताए थे हमने एडजेसेंट होने के लिए। हाँ, देखिए कॉमन वर्टेक्स है, तीनों हाँ, एंगल का कॉमन वर्टेक्स है वो, कहेंगे यस। कॉमन आर्म है वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें ओ बी है, इसमें ओ बी दिख ही नहीं रहा है। हाँ, दोनों में कॉमन आर्म नहीं है, नो कॉमन आर्म। समझ समझ नहीं आई। समझ क्यों आएगा, समझने की कोशिश करेंगे तब ना। मैंने कहा आर्म कॉमन होना चाहिए। ये जो मैंने एंगल लिखे हैं इसमें आर्म कॉमन है? सर नहीं। बताओ इस एंगल के लिए कौन कौन से आर्म तुमको दिख रहे हैं? ए ओ ओ सी। ओ ए एंड ओ सी दिख रहा है, ये दो आर्म दिख रहे हैं, ठीक। हाँ, इस एंगल में कौन कौन सा आर्म दिख रहा है? ओ ए और ओ बी दिख रहा है। हाँ, ये ओ ए क्या कॉमन है फिगर में कहीं भी? ओ ए तो ये बाहर निकला हुआ है, बीच में है ही नहीं। सो जो बीच में वो कौन होता है? हाँ कह दिया कॉमन आर्म, कॉमन वॉल। आप कहते हैं एडसेंट अच्छा, नाइबर्स, कैसे कहते हैं घर में कि हमारे एडसेंट नाइबर्स हैं, मतलब हमारे बगल के पड़ोसी हैं। अच्छा, तो अगल बगल होना चाहिए, ये नहीं कि एक बिल्कुल उस तरफ है और एक बिल्कुल इस तरफ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, और एक पूरा ही है, उसी में से हमारे घर में ये कोई और रह रहा है, ऐसा थोड़े होगा। कह रहे हैं एक इधर हो तो एक इधर हो, एक इधर जाए एक इधर जाए, बीच में कॉमन वॉल होना चाहिए। तो जो मैंने लिखे हैं उसमें ये वॉल ही कॉमन नहीं है, और दोनों इस कॉमन आर्म के अपोजिट बन भी नहीं रहा है। एक पूरा ही बन रहा है और एक इस तरफ बन रहा है, वो चलेगा नहीं। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए जो इन क्वेश्चन पूछे वो एडिसेंट नहीं है। इसमें सिर्फ दो ही पेयर एडिसेंट है, एक ये और एक ये, बस। अब जरा इसको देखिए, इसमें कॉमन आर्म कौन सा है? कॉमन आर्म। ओ बी सर ए कॉमन ओ आर्म है, एक इधर सर बन रहा ए है एक ओ इधर बन ए ओ रहा है। इसमें कॉमन आर्म ओ बी बन रहा है। ओ बी। अच्छा, ओ बी कॉमन आर्म है, और वर्टेक्स क्या है? ओ है, हम्म, जो तीनों में सेम है। वर्टेक्स इस एंगल का भी वही है, इस एंगल का भी वही है, पूरे एंगल का भी वही है। तो कॉमन हम्म, वर्टेक्स है। तो एंगल इस कॉमन आर्म के इस तरफ एक बनना चाहिए और एक इस तरफ बनना चाहिए। वो कौन कौन से बन रहे हैं? तो बनना चाहिए मतलब। हमेशा एंगल अपोजिट बनना चाहिए कॉमन आर्म के। एक दीवार है कॉमन, आप इस तरफ रह रहे हैं फ्लैट नंबर 1 में, वो फ्लैट नंबर 2 में रहना चाहिए। हाँ, तो ए ओ बी फ्लैट नंबर 1 का है और ए बी ओ सी फ्लैट नंबर 2 का है, दोनों पड़ोसी हैं। तो आप इस दोनों एंगल को, इसको और इसको क्या बोलेंगे? एडसेंट बोलेंगे फिर से। हाँ, ए ओ बी इज एडजेसेंट टू बी ओ सी। उसका कारण है कि इस दोनों का ओ सर, ओ कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, हाँ, आर्म ओ बी आर्म कॉमन दिख रहा है, और ए ओ बी कॉमन आर्म के इस तरफ बन रहा था और बी ओ सी इस तरफ बन रहा है, वही होना चाहिए। तो हमारा एडसेंट हो गया। तो मतलब ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ, ये भी क्या है?
दो एंगल्स एडजेसेंट हैं। कृष्णा, लेकिन इस एडजेसेंट पेयर्स में अगर दोनों मिलकर के सीधी लाइन बना लेता है, क्या कह रहा हूं, इफ टू एडजेसेंट पेयर्स हम्म। मेक्स a straight line, तो जैसे पेयर्स में फिक्स लाइन ऐसे। then ऐसे adjacent pair, then they are forming linear pair। वो लाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लाइन। तो इसीलिए ऐसे केस में जब तो लीनियर पे वैसा नहीं होता, पास से पैरेलल लाइन ये करते बना हैं। हुआ डायग्राम लीनियर पेयर का यही है। कॉमन आर्क। कॉमन आर्म, आर्क नहीं। और दोनों तरफ दो एंगल एडजेसेंट वाले बन ही रहे हैं। ऐसे एडजेसेंट पेयर्स जो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, दोनों एंगल जुड़ के क्या बना लेता है? स्ट्रेट लाइन। सप्लीमेंट्री भी बना लेता है और स्ट्रेट लाइन भी बना लेता है। दोनों का सम भी 180 होगा, तभी स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ऐसे सप्लीमेंट्री पेयर्स जो हैं, जो 180 के भी हो जाते हैं और एडजेसेंट भी होते हैं, उनको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। क्लियर है? हम्म। कैसे एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री। कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री भी है और कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, सप्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो, और दोनों जुड़ करके 180 बना रहा है, ठीक है? हम्म। तो लाइनें सीधी बन रही है, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। हम्म। तो ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स जो एडजेसेंट भी हों और 180 का एंगल बना रहे हों, वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, वो लाइन बनाते हैं। ऐसे बना दीजिए, एक इधर ले आइए, एक इधर ले जाइए, ये वो तो दोनों कोई भी मिलकर डायरेक्शन में हो सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में इन दोनों का सम 180 होगा। और ये देखिए स्ट्रेट लाइन बेस पे बन जाना चाहिए। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर सीधी लाइन होना चाहिए। सीधी लाइन तभी होगी जब इसका इसका सम 180 होगा। अगर ये 120 दे दे तो ये 60 हो जाए। और ये दोनों एडजेसेंट पेयर ही है, क्योंकि कॉमन आर्म है, वर्टेक्स भी कॉमन है, एक उधर बन रहा है एक इधर बन रहा हम्म। है। ऐसे एंगल्स लीनियर पेयर कहला सकते हैं। तो यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट पेयर्स और एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब बन जाता है वो समझा दिया। अब कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर यहाँ 60 का एंगल बन रहा है और हाँ। यहाँ 120 का एंगल बन रहा है, क्या ये लीनियर पेयर हो सकता है? तो मतलब तो क्योंकि एड अप कर रहे हैं 180 का। खाली नहीं एडअप हो से तो नहीं होता है। नहीं हो सकता, जॉइन जॉइन होना चाहिए। एक ही वो होना चाहिए। ऑल दो ये सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों जुड़ के 180 हो रहे हैं। ऑल नहीं दो दे पर। आर सप्लीमेंट्री, बट दे आर नाइदर लीनियर पेयर नॉर एडिसेंट, बिकॉज दोनों के वर्टेक्स ही अलग हो गए। ये ओ हाँ। वर्टेक्स पर है, ये क्यू वर्टेक्स पर है, कॉमन आर्म है ही हाँ। नहीं। तो हाँ। they are only supplementary angles, nothing else. They are neither forming adjacent angle nor they are forming linear pairs. नहीं, In that case, although they are adding up to 180 degree, therefore that is supplementary they don't have angles, same but they do person. not have common vertex, they do not have common arms, so therefore they are not adjacent. And if they are not adjacent, then they are not forming linear pair, because only adjacent angles can form linear pair. तो गेम को इस तरह समझना है कि ये अलग अलग वर्टेक्स पे बनेंगे। वेदर उनका सम 180 हो भी जाए तो आप उनको सिर्फ सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। आप ना तो उसे एडजेसेंट कहेंगे ना उसे लीनियर पेयर कहेंगे। लीनियर पेयर के लिए इनको स्ट्रेट लाइन बनना जरूरी है। हम्म। अब ये हम एडजेसेंट तक में जो है आपको काफी सारे सवाल दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे ऐसे बना देगा, कहेगा ये एक स्ट्रेट लाइन है,
इधर का एंगल है 2a+b और इधर का एंगल है 60 - a। तो ये 60 किसे माइनस बोले? बी 60 - b, तो कहता है आप ए फाइंड करो। हम्म। तो हम क्या लिखेंगे कि इधर का और इधर का एंगल का सम क्या लिखेंगे, 180, क्योंकि लीनियर हाँ। पेयर बना रहा है। हाँ, तो 180 इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू 180। वजह देंगे, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा। बी बी हमारा कट गया। 2a = 180 में से 60 घट गया, कितना आया, सो 120। 20, सो तो ए, 2a क्यू ए 120 इक्वल्स है तो 120, a ए निकल गया इक्वल्स 60। 120/20। 120/2, नॉट 20, 2a है तो ये अच्छा। 60 निकल गया। दैट मीन्स हमारा हाँ। ये a की वैल्यू 60 निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे सम्स आपको पूछ सकते हैं। कभी ऐसे दे देगा, कहेगा एक एंगल दूसरे का ट्वाइस है, ये एंगल इसका ट्वाइस है, तो अगर ये हम्म। a है तो ये 2a है। लेकिन हमें पता है इन दोनों का सम कितना होगा, हमेशा 180 होगा। 180। हम कहेंगे AOC प्लस COB इज ऑलवेज 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। यस। स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एडसेंट भी है। AOC को इसने 2a बोला, वन एंगल इज ट्वाइस द अदर। इसको बोला a इक्वल टू 180, 3a = 180। देयरफॉर a क्या आ गया, 180/3, मतलब 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 60 है और ये 62 जा डबल है ना, 120। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। ओके। कभी ये भी पूछ देगा वन एंगल इज 4/5 द अदर, वन ऑफ द एंगल इज लीनियर पेयर 450। इज 4/5 ऑफ द अदर, फाइंड द एंगल। तो मैं ऐसे बना दूंगा, इसको ए कहूंगा, इसको कहूंगा 4/5 है। लेकिन दोनों को जोड़ के क्या लिखूंगा फिर से, वही 180। हाँ। AOC प्लस COB मिला के 180 लिखूंगा। अब AOC कितना होगा, ए, और ये होगा 4/5 है। आपको एलसीएम लिए बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन हो गए। हाँ। इसके नीचे 1 लगाइए, एलसीएम 5 बना। ये 5a प्लस 4a इक्वल टू 180 आया। 5 और 4 9a होता है, 9a/5 अगर 180 है तो a क्या निकलेगा, 180 डिवाइडेड बाय 9/5, 180 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। 9 से 20 जा कट गया, 25 जा 100, तो ये ए वाला निकल आया 100 डिग्री, और जो दूसरा है उसका 4/5 है, ये आ गया 80 डिग्री। क्लियर है। इस तरह से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। सिंपल सम्स ऐसे आएंगे, सिंपल नहीं तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। तो ये हमने जो जो आपको पढ़ाया वो आपको शायद समझ में आ गया कि एडजेसेंट एंगल बनने के लिए एक कंडीशन है। और फिर हम चलते हैं, जो हमने पीछे चीजें ली, एडजेसेंट हो गया, लीनियर पेयर हो गया, पैरेलल लाइंस का मतलब जो लाइनों के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, है ना। Two lines are said to be parallel if the distance between them remains the same always and they do not meet at all. उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ भी फिक्स रहेगा। इसीलिए जब आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो इनके बीच हमेशा लेंथ
ये 5 cm है तो ये भी 5 ही रहता है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 चलता है, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या बन जाता है, पैरेलल लाइन से एक रेक्टेंगल सा बन जाता हम्म। है। इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने आपको बता ही दिया कि दो लाइनें जब एक दूसरे को काट देती हैं तो ये इंटरसेक्ट करती हुई कहलाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन। और और से इस पॉइंट को इन्फिनिट इस पॉइंट इंटरसेक्टिंग को लाइंस हो सकती। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और हम्म। ऐसे केस में भी एक बढ़िया सा एंगल बनता है जो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको से कहते हैं भर्ट। इन्फिनिट इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। क्या चीज बेटा? इन्फिनिट इन्फिनिट हाँ, अभी इंटरसेक्टिंग वो लाइंस बात हो करता हूँ, सकती अभी थोड़ी देर रुकिए, वो भी करता हूँ। ये वाली लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। हैं। हम्म। इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नेवर बी पैरेलल, ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एट ए पॉइंट हम्म। कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन से पॉइंट पर मीट करता है? जिस पॉइंट पॉइंट ऑफ पर मीट करता है इंटरसेक्शन। उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और ये हमारे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। लाइन ये एल लिख लीजिए, ये एम लिख लीजिए। P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जब P पे देखेंगे तो दो पेयर ऑफ एंगल बनता है एट पॉइंट P। टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड, और वो दोनों के दोनों अपोजिट बनते हैं। इस वर्टेक्स के अपोजिट इधर और एक एंगल इधर बन रहा है, ये देखिए, ये और ये two pairs of vertically called vertically opposite angles। तो एक ए कहिए और ये ए कहिए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर ही होता है। ए इक्वल टू बी कर दीजिए। ये वर्टिकली अपोजिट है। व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर तो टॉप और बॉटम में जो एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होता है। हाँ। एंड लेफ्ट और राइट में जो एंगल बनता है वो भी आपस में इक्वल, ये भी वर्टिकल कहलाता है। इसको सी कहिए, इसको डी कहिए, तो सी भी डी के इक्वल होता है। So A is vertically opposite to B. Angle A is vertically opposite to angle B, and angle C is vertically opposite to angle D। यही हो रहा है ना? हाँ। टू एंगल D। और एक बात है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 होगा। और ये अगर निकालना हो तो आपने अभी अभी लीनियर पेयर पढ़ाई है, इधर 30 है तो उधर 150 हो जाएगा। हाँ। और अगर ये 150 है तो ये भी उसका वर्टिकली अपोजिट है, ये 150। मतलब दो एंगल आपस में इक्वल और दो एंगल ऊपर वाले नीचे के इक्वल, इन्हें हम कहते हाँ। हैं पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में हमेशा इक्वल ही होते हैं। नाउ हम आपको बताते हैं जो आप कहते हैं इन्फिनाइट। अगर तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजर जाए, इफ infinite number of lines pass through a point। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजर सकती है ना। हाँ। इफ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स, थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स, देखिए थ्री कह रहा हूं एंड मोर देन थ्री। मोर देन थ्री में इंफिनिटी भी हो सकता है ना। नंबर ऑफ लाइन्स पास थ्रू अ पॉइंट। दो नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा। दो होगा तो इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। ठीक। दे आर कॉल्ड concurrent lines। क्या बोलते हैं उसको? हाँ। concurrent lines, they have a point of concurrence। And that point is called point of Point of concurrence। concurrence।
called point of concurrence. CURRENCY। वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, दो लाइनें कटती थी, तो यहाँ क्या होता था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। लेकिन यहाँ और ये पे क्या है कि एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। तो वन गिवन पॉइंट, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। तो यू आर फाइंडिंग दैट जितने मर्जी वो लाइन इस पॉइंट से हम अलग अलग डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं। सो ये हमारी लाइंस एल, एम, एन, पी, क्यू, ये सब क्या है, एल, एम, एन, पी, क्यू आर concurrent lines, हम्म एंड ये ओ पॉइंट है, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ concurrence। पॉइंट ऑफ concurrency, हम इस ओ पॉइंट को कहते हैं थ्रू वन गिवन पॉइंट इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। ये चीज भी ज्योमेट्री से पता चल गया। थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से तो इनफिनाइट लाइंस पास करता है, लेकिन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास, है ना। हम्म थ्रू टू गिवन पॉइंट्स केवल एक ही लाइन पास कर सकते। थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट दे दिया तो केवल एक ही लाइन पास कर सकता है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास। बट थ्रू वन पॉइंट इनफिनाइट नंबर, अगर इस पॉइंट से पास करना हो तो ढेर सारे पास हो जाएंगे, हो गए ना। इस पॉइंट से पास करना हो तो ढेर सारा हो जाएगा, लेकिन सिंगल पॉइंट पे ही बोल रहा है, थ्रू टू गिवन पॉइंट देयर इज ओनली वन लाइन। और एक पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइंस पास कर रही है। ये बात हम्म होती है कंकरेंट लाइंस की। अब मैं आपसे एक और बात अपनी तरफ से लिखा था, वो था कोलिनियर पॉइंट्स का, जो आपको अगले क्लास में हो सकता है पढ़ा दे। कोलिनियर पॉइंट्स, जिस तरह से कंकरेंट लाइंस होता है उसी तरह से कोलिनियर पॉइंट्स भी होते हैं। ये हम्म डेफिनेशन कहता है वन, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स, तीन से कम की बात नहीं करता, दो की बात नहीं करता है, हम्म लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर पड़े, दे आर they are said to be collinear points। उनको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे एक आपने लाइन खींच ली, इसके ऊपर एक, दो, तीन पॉइंट डाल दिए, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, सिंस ए, डी, बी, सी लाई ऑन लाइन एल, है ना। हम्म मोर देन थ्री है ना, ये थ्री और मोर देन थ्री, देयरफॉर ए, डी, बी, सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कुछ बात समझ में आई? तो थोड़ा सा समझ गई। थोड़ा सा मतलब इतना मेहनत कर लिया हम, तुम थोड़ा सा कह रहे हो? समझ समझ आ गया इसका। ये वाला थोड़ा सा। ये हमने तीन पॉइंट दिए, हाँ क्या ये कोलिनियर हैं? मतलब लीनियर।
मैंने अभी अभी तुमको कोलिनियर पढ़ाया, तुम कह रहे हो मतलब लीनियर, क्या पूछ रहे हो? सो मुझे लीनियर सुनाई दिया था। मैंने पूछा क्या ये कोलिनियर हैं? ये खुली क्या ये एक ही लाइन पर हैं? नो तीनों, सर। तीनों एक लाइन पे नहीं। लेकिन ये देखो, एक दो तीन, क्या ये कोलिनियर हैं? यस सर। कैसे पता? सर क्योंकि एक लाइन में आ रहे हैं, सो ये तीन एक लाइन में नहीं ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, आ रहे। इसीलिए ये कोलिनियर हैं। ऊपर वाले तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे, तो ये अगर ज्वाइन करूं इसको, तीनों को जो एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, उनसे देखिए टू एट ए टाइम ज्वाइन किया, ये कोलिनियर तो नहीं है, इसको कहिएगा सीधा सीधा सेगमेंट है। ये दो को एक साथ ज्वाइन किए, सपोज अगर ऐसे जॉइन करे तो लीनियर नहीं होंगे ना। ऐसे ज्वाइन किए, तो इस केस में ट्रायंगल बन गया इसके अंदर। हाँ सर ट्रायंगल। तो अगर आपके पास तीन पॉइंट्स है, तो वो ट्रायंगल बना सकता है या हाँ सर। स्ट्रेट लाइन बना सकता है। तो तीन पॉइंट से आप क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं? ट्रायंगल और लाइन। लाइन जब बनाएंगे तो इसमें कुछ भी एरिया वेरिया इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जब आप ट्रायंगल बना लेंगे तो इसके अंदर एक एरिया आ जाएगा। तो एरिया है पेरीमीटर। तो कोलिनियर पॉइंट से एरिया नहीं आ सकता कभी भी। लेकिन अगर हम इन तीनों को नॉन कोलिनियर बना दें, मतलब तो नॉट। तब वो एरिया बना सकते। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन पर ना लिखें तीनों को, लेकिन तीनों को एक ही लाइन पर लिखेंगे तो ये। अब मुझे ऐसा फिगर दे दिया नीचे वाला, और कहता है इसमें कितने सेगमेंट्स हैं, राइट सेगमेंट्स। ऑल द सेगमेंट्स। इस लाइन के अंदर कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं? देखिए एक सेगमेंट बन रहा है ए बी, एक बन रहा है बी सी, एक बन रहा है ए सी, और तो कोई थ्री सेगमेंट सेगमेंट। बनेगा? ए बी, बी सी, ए सी, कोई और सेगमेंट तो नहीं बन रहा। तो पर इसको कोई नाम नहीं दे सकते, फिर ऐसे ये भी लोग बन सकते मैं हैं। उधर नहीं दिया हूं, मैं तीन ही पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ओके। ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, ए से लेकर और सी ऐसे तक, इसके अलावा कोई सेगमेंट नहीं बन पा रहा है। ठीक। ओके। लेकिन अगर चार पॉइंट ले लूं तो बहुत सारे सेगमेंट बन जाएंगे। हम्म। है तो कोलिनियर ये चारों। सो ए। तो पहले बना ए बी, बी सी, सी डी, फिर बना ए सी, ए डी, फिर बना कभी बी डी, फिर बना ए डी, ए डी बना दिए, सर बना। ऐसे हो सकता है डीए लिख दिए। ने उल्टा नहीं लिखिए, सेगमेंट में डायरेक्शन से उल्टा कोई नहीं लिख फर्क नहीं। सकते। वो बी और ए बी एक ही बात है, क्योंकि इसमें एरो नहीं लगा है ना। सेगमेंट में एरो का कोई मीनिंग नहीं। तो ए बी एक पार्ट है, बी सी दूसरा पार्ट है, सी डी तीसरा पार्ट है, फिर ए सी है, फिर बी डी है, फिर ए डी है, और कुछ है? सर। ए सी, बी डी, एक दो तीन चार पाँच, छः बन गया। इस तरह से आप इसको सेगमेंटेशन कर सकते हैं और काउंटिंग कर सकते हैं। सेगमेंट में कोई एरो नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ये टुकड़े होते हैं लाइन के। तो लाइक पार्ट्स ए पार्ट्स। बी लिखूं या बी ए लिखूं, एक ही बात होगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रे हो ना ऐसे लिखा हुआ, तब बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो ए उसमें बी ए ए नहीं बी लिख बी सकते। ए के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल उल्टा है ये।
एक ओके। ए से चल के बी की तरफ जा रहा है, दूसरा बी से चल के ए की तरफ जा रहा है, दोनों की दुकानें अलग अलग है। हाँ। सो ए में तो आपको इम्पोर्टेंट है इसको ठीक से लिखना, लेकिन सेगमेंट में डायरेक्शन कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, बिकॉज उसमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ओके अब सर। आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके। और अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिखता हूँ, हाँ सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। एंगल। यहाँ हम ये होमवर्क है ना? हम्म, सही मिट ही नहीं रहा। हम्म, ये सो ये ए है ना? हम्म, सी 2A। सी ये 20 है, टू ए 2A है, है। ये थ्री सी है, ये 0 डिग्री है। ओके। यहाँ पर आपको ए फाइंड करना है। सही 40 है ना? 2a-30 और इधर 40 है। ओके, सो ये बस इतना। रुको, 6। ये लीनियर पेयर बना रहा है तीनों मिलके। इधर 60 डिग्री है, इधर 30 है, और ये दिया हुआ है 3a। तो ए फाइंड करिए। साथ में ये लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ये एंगल 3a है, और ये 150। और ये बी दे दिया, कहता है फाइंड ए एंड बी। और ये सी भी दे दिया। समझ गया? तो मैंने 6 का निकाल दिया। ए 30। तो 6 क्वेश्चन में ऐड करके 180 आना चाहिए ना? सिक्स्थ में, हाँ। ओके।
ये लास्ट वाले में आपको ए बी सी डी ई फाइंड करना ओके। है। गिविंग प्रॉपर रीजंस क्यों होता है, क्यों लिखेंगे इसके ऊपर। बस इतने क्वेश्चन हमारे होमवर्क। ओके सर, हो गया सर। बाय सर। बाय। हेलो। बाय भेज रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्डिंग देखो, हो गया तो भेज ही देता हूँ। सर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं, रिकॉर्डिंग भी तो भेजना।